वी हैव सीन मेनी थिंग्स रिलेटेड टू वेक्टर, और एक छोटा सा चीज मुझे चाहिए फिजिक्स को आगे बढ़ाने के लिए, और वो चीज है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बस थोड़ा सा बता देंगे तो कभी कभार मुझे जरूरत पड़ेगा। ये एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब दो वेक्टर को हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि कोई वेक्टर को जोड़ते वक्त जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो कि यहाँ पे कोई एक बॉडी रखा है, और इस ब्लॉक के ऊपर सपोज हम कहेंगे कि हम एक फोर्स लगा रखे हैं, मान लो कि 8 न्यूटन का, ठीक है, और कोई दूसरा फोर्स लगा रखे हैं इसके ऊपर 6 न्यूटन का। देयर आर टू फोर्सेस, आई कॉल द फोर्सेस एज force A and force B. They are vectors, and we know a vector can be represented by an arrow mark. Length of the arrow indicates the magnitude. क्या आप बता सकते हो what is the net force? Why to write A and B? Let us write F1 vector force है ना, तो F2 vector। क्या बता सकते हो यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा? सम ऑफ द टू वेक्टर्स, मतलब कोई पूछेगा 14 न्यूटन। 14 न्यूटन, देखो आप लोगों को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आ गया कि बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स आएगा 14 न्यूटन। अगर उसको भी मैं वेक्टोरियली ड्रॉ करना चाहूंगा तो वो 14 न्यूटन है और इस डायरेक्शन में है, तो आई हैव टू ड्रॉ एन एरो मार्क ऑफ लेंथ 14 यूनिट्स, है ना। तो इस चीज को थोड़ा मैं ऐसे लिखना चाहूंगा। अगर हम कहेंगे कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं, एक फोर्स ऐसा है से इट इज F1, दूसरा फोर्स ऐसा है से इट इज F2। तो अगर ये 8 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है, इसका 6 न्यूटन है, तो हमें समझ में आ रहा है कि F1 प्लस F2, एक्सक्यूज मी देयर इज नो कोरोना, ठीक है, F1 plus F2 and corona cannot go through Google Meet classes. You are safe. F1 plus F2 is called the net force. कोई पूछेगा net force क्या है, मतलब sum of the two forces. Sum of the two forces मतलब F1 plus F2, ध्यान से देखना। तो क्या हो गया, it is कितना है, a vector, कैसा वेक्टर, ऐसा वेक्टर, कितना लंबा, 14 न्यूटन। कोई अगर पूछेगा नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप कहोगे 14। ये चीज यस, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको बढ़िया से समझ में आया, ठीक है। सपोज मैं कहूं, अब ऐसा फिगर बनाने की जगह मैं क्या कहूं, मैं ऐसे बोलूं कि एक ब्लॉक रखा था, उसके ऊपर दो ठो फोर्स आया, एक 8 न्यूटन का फोर्स आया, एक 6 न्यूटन का फोर्स आया। बताओ ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स क्या है, क्या है? नो 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 14 नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कैसा आया दोनों फोर्स। सपोज सेम ब्लॉक के ऊपर, मैं रिपीट करता हूं, जब ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर ऐसा दे दिया F1 जो कि 8 न्यूटन का है, ऐसा दे दिया F2 जो कि 6 न्यूटन का है, क्या अब भी F नेट वही होगा? यस यस, लेकिन सोचो सोचो सोचो, यू मे डेवलप मिसकंसेप्शंस, प्लीज 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 लिसन नाउ। व्हाट यू से, F net is F1 plus F2 or F1 minus F2? Minus F2. No no no, plus, because net force is always sum of the forces। सारा फोर्सेस को जोड़ोगे तो नेट फोर्स मिलेगा, और नेट फोर्स का कोई अगर पूछेगा वो नेट फोर्स कितना है, कोई पूछेगा नेट फोर्स कितना है, तो आप कहोगे हाँ ये ऐसा है, कितना, 2 न्यूटन। दिस नेट फोर्स इज लाइक दिस, बट दैट नेट फोर्स सर ऑपोजिट डायरेक्शन, सॉरी, नेट फोर्स हो गया ऐसे 2 न्यूटन, लेकिन इट इज F1 प्लस F2। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है
कि हम जब किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्स आ रहा है वो नेट फोर्स कितना होगा जानना हमारे द्वारा पॉसिबल है ओनली इफ वी नो द डायरेक्शन। क्योंकि मैं अगर अभी केस बदल देता हूं, सपोज आई गो फॉर ए थर्ड केस, हियर इज ए ब्लॉक और उसके ऊपर एक फोर्स आ रहा है 8 न्यूटन, आई कॉल इट F1, एक फोर्स आ रहा है 6 न्यूटन। अब तो मर गए रे भैया। अब नेट फोर्स कितना है अभी? 90 डिग्री एंगल चाहिए। हाँ एंगल 90 डिग्री ना दिया है, दिख रहा है। सर 10 होगा 10। देखो देखो कोई बोल रहा है Yes sir, 10 न्यूटन। 10 होगा। 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। लेकिन तुम लोग को पता कैसे चला 10 न्यूटन होगा? मैं अगर बात कुछ ऐसे कर देता हूं तो सपोज ऐसे हियर इज द फोर्स ऑफ 6 न्यूटन और दिया है ये एंगल 60 डिग्री। तो सुनो, मेरा कहने का मतलब है यू मे बी नोइंग सम टेक्निक्स, सम फॉर्मूले, यू मे बी नोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द रिजल्टेंट। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जब भी हम दो वेक्टर को जोड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ने के लिए उनके बारे में क्या क्या जानकारी हमारे पास होना जरूरी है। पहला हुआ देयर मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन देम। यहां पर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे तो उनके बीच में एंगल 0 था। यहां पर दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। लिसन बेटा, लिसन 148 आंसर होगा। यस फाइन। तो ये दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में थे तो उनके बीच में एंगल था 180 डिग्री नहीं। अब यहां पर दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। क्या होगा नेट फोर्स हमें मालूम नहीं। तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसमें से क्या कंक्लूजन समझ में आया? कंक्लूजन ऐसे समझ में आया कि सम ऑफ टू वेक्टर्स depends on magnitude of vectors and the angle between them। दोनों के बीच में जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात समझ में आए। और जोड़ने की तरीका भी है। वी हैव ए लॉ दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। ठीक है, इतना अभी तक देख चुके हैं कि सम ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड द एंगल बिटवीन देम। फिर कैसे ऐड करेंगे दोनों वेक्टर को, हाउ देयर मैग्नीट्यूड एंड हाउ द एंगल बिटवीन देम इज अफेक्टिंग द रिजल्टेंट और द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, दैट इज गिवन बाय ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है। इफ टू वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर, ऐसे करके लंबा चौड़ा डेफिनेशन है तो बहुत कंफ्यूजिंग होगा। आपके लिए मैं सिंपलीफाई करके स्टेप वाइज लिख रहा हूं। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? टू एड टू वेक्टर्स a विथ b, टू एड a विथ b। पहले ड्रॉ करो a को। स्टेप नंबर 2 हुआ ड्रॉ करो b। कैसे? कीपिंग द टेल ऑफ b ऑन द हेड ऑफ a, कीपिंग द टेल ऑफ b ऑन द हेड ऑफ a। ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 क्या कहता है? ड्रॉ ए वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ ए एंड एंडिंग एट हेड ऑफ b, head of vector b। This vector this vector represents sum of vector a and vector b। स्ट्रिक्टली स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आप देखना, मैं कैसे भी कर रहा हूं। सपोज हमारे पास दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए, एग्जांपल ले रहे हैं, एक है हमारे पास वेक्टर ए, दिखने में कुछ ऐसा, इसके साथ जोड़ना है वेक्टर बी को। ठीक है, जोड़ के
अब स्टेप्स कहता है, स्टेप क्या कहता है? फर्स्ट यू गो फॉर वेक्टर ए, हाँ सर किए गए, वेक्टर ए को ड्रॉ कर दिए, अच्छा ये हो गया वेक्टर ए, ठीक है। अब उसके साथ ड्रॉ वेक्टर बी कीपिंग टेल ऑफ बी ऑन हेड ऑफ ए, ये बी है, ये बी का टेल है, बी का टेल को ए का हेड पे रख के बी को ड्रॉ करो, हाँ ये बी है, ठीक है, हाँ। नाउ दिस वाज ए, दिस वाज बी। देन थर्ड स्टेप, ड्रॉ अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ ए का टेल से शुरू कहां खत्म होगा? एंडिंग एट हेड ऑफ बी। समझ में आया क्या? सो यू गेट ए थर्ड वेक्टर हियर। This third vector is called this vector represents A plus B. A और B का sum is given by this. ठीक है, A और B का sum is given by this. अगर ये दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो उनका sum will be a new vector which is in this direction. और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बहुत सिंपल है, मैग्नीट्यूड क्या होगा? लेंथ को मेजर कर लो, ये लेंथ को मेजर कर लो, स्केल लगा के यहां से यहां तक कितना हुआ, जितना हुआ वो है मैग्नीट्यूड। अभी अगर हम ये सारा जो एग्जांपल थोड़ी देर पहले किए थे, क्या आप लोग इसको सब लिख चुके हो? लेट अस चेक। पहले भी हम कुछ कर रहे थे, अब देखेंगे ये बात सही था कि नहीं था। ठीक है, तो हम लोग लिए थे एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें कोई बॉडी के ऊपर दो फोर्स आ रहे थे, एक था F1, दूसरा था F2, एक था 8 न्यूटन का, एक था 6 न्यूटन का। ये वीडियो स्टार्ट ब्लर से not 6 मीटर, 6 न्यूटन। हाँ 6 न्यूटन। तो वीडियो ब्लर आ रहा है क्या? नो सर, ये ब्लर है सर, ये वीडियो ब्लर है सर। सब क्रिस्टल क्लियर, थोड़ा थोड़ा ब्लर है। हाँ ठीक है, तो मैनेज करो, ठीक मैनेज करो, थोड़ा थोड़ा सा ब्लर आएगा, थोड़ा सा रुक के देखोगे तो। कोई लिख रहे सारी इज क्लियर, सार है कि स्प्राइट है? ठीक है, इधर देखो, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि कोई एक ब्लॉक है, इसके ऊपर दो फोर्स आ रहा है, एक F1 फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन का है, दूसरा F2 फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन का है। नेट फोर्स 14 न्यूटन का है, हमें मालूम था, लेकिन हम ये रूल्स लगा के देखना चाहते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना है F1 प्लस F2। कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए पहले हमें F1 ड्रॉ करना पड़ेगा 8 न्यूटन वाला, फिर F2 वेक्टर का टेल को यहां पे रख के F2 वेक्टर को ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर F1 वेक्टर की टेल से, पहला वेक्टर की टेल से टेल ऑफ A टू द हेड ऑफ B, ऐसा कोई एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये अगर 8 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस 6 14 न्यूटन। देखो ऐसा दो फोर्स का जो सम होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड होगा 14। केस बदल देते हैं, ये है, ये था 8 न्यूटन का F1, ये था 6 न्यूटन का F2। जोड़ना चाहते हैं, पहले लेंगे F1, ध्यान से देखो 8 न्यूटन वाला, फिर क्या करेंगे? F2 को ड्रॉ करेंगे। कैसे? F2 का टेल को F1 की हेड पे रखेंगे, F2 को ड्रॉ करेंगे, कितना लंबा? 6 न्यूटन। तो F1 प्लस F2 वेक्टर कहां से स्टार्ट होता है? और इट स्टार्ट्स फ्रॉम टेल ऑफ A, तो यहां से स्टार्ट होगा, कहां खत्म होगा? एट द हेड ऑफ B। हाँ, तो यहां खत्म होगा। सोचो, यहां से यहां तक था 8, यहां से यहां तक 6, तो
तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2 न्यूटन। इसका मतलब ऐसा दो फोर्स का रिजल्टेंट इज 2 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, है कि नहीं? बड़ी काम की चीज है भैया। अब ये चीज जो हमें मालूम नहीं था वो तो फटाफट पता चल गया। कौन सा? जैसे कोई बॉडी है, दो फोर्स आ रहे हैं, 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। आप सोच रहे होंगे कि कोई कैसे फटाफट बता रहा था, उसको थोड़ा बहुत जानकारी था। क्या करेंगे हम? पहले लेंगे F1 के साथ F2 को लेंगे, तो F2 का टेल को यहाँ पे रखेंगे, F2 को ऐसे ड्रॉ करेंगे। कितना हो गया? 6 न्यूटन। अब इन दोनों को जोड़ने से जो नया वेक्टर बनेगा वो नया वेक्टर ऊपर से नीचे होगा कि नीचे से ऊपर होगा? नीचे से ऊपर होगा। नीचे से ऊपर। यस। और नया वेक्टर का नाम होगा F1। यस यस यस, F1 प्लस F2 हो गया नया वेक्टर। कोई अगर पूछेगा कि बताओ नया वेक्टर का डायरेक्शन तो दिख रहा है, मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड इज लेंथ। अगर ये है 8, ये लेंथ 8 है, सो इट इज 8 स्क्वायर, ये लेंथ है 6। ये तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया ना। कितना हो गया? 10 न्यूटन। सर 10 न्यूटन्स। 10 न्यूटन। क्या आपको ट्रायंगल लॉ समझ में आया? यस। मतलब कोई भी दो वेक्टर को जोड़ना है, ग्राफिकली जोड़ना है तो बहुत ही आसान है, नहीं? दो वेक्टर को अगर ग्राफिकली जोड़ेंगे, जोड़ना बहुत आसान है। पहले एक वेक्टर को ड्रॉ करो। यस सर। यस, किसी के वेक्टर को ड्रॉ करो, उसके साथ दूसरा वेक्टर का टेल को इसका हेड पे रख के ड्रॉ करो, है ना? जैसे हाँ, इसको कहते हैं ट्रायंगल लॉ। और इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, मैं दे देता हूं, जबकि वो सब चीजों को हम लोग क्लास 9 में बहुत ही डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रख सकते हो। वो फॉर्मूला ऐसा है, यस मालूम है, देखो इसको। इफ एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इज थीटा, देन A प्लस B जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB इंटू cos थीटा। ऐसा होता है। A प्लस B का होल स्क्वायर जैसे फॉर्मूला, खाली आपको cos थीटा इधर रहेगा। समझ में आया क्या? ये हो गया फॉर्मूला। अगर हम इसको पहला केस में अप्लाई करेंगे, इस केस में, सपोज इस केस में अप्लाई करके देखेंगे, बोले हमको फिगर वगैरह नहीं बनाना है, फॉर्मूला से निकालना है। पहला केस में लगाएंगे तो बताओ F1 प्लस F2 का फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ तो क्या हो रहा है देखते हैं थोड़ा। A की जगह क्या लिखेंगे? 8 का स्क्वायर, B की जगह 6 का स्क्वायर, 2 फिर AB 6 इंटू 8 इंटू cos, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 0 एंगल, ये भी इधर को है, ये भी इधर को है। हाँ, तो इतना हो गया 64, 36, ये हो गया 96, cos 0 होता है 1। जोड़ो तो इट इज कमिंग आउट टू बी 196 का रूट ओवर व्हिच इज 14। देखो हम लोग ऐसे करके निकाल लेते, यहाँ पर तो ऐसे ही निकल गया फॉर्मूला से, तो ऐसे ही करके निकाला। हाँ, वो फॉर्मूला से करके निकाल दिया था। सर आप ये फॉर्मूला क्या लिखे थे, रिपीट कर सकते हैं सर? सर आपका बोर्ड से ब्लर आ रहा है। क्रिस्टल क्लियर। सब क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर, सर स्प्राइट जैसे क्लियर, सर पूरा स्प्राइट है, क्लियर है। हाँ, कोई पूछ रहा था फॉर्मूला दोबारा देखना है, तो फॉर्मूला दोबारा जो देखना है, फॉर्मूला का अभी आप लोग जब अगले साल आओगे ना तब मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा। ये साल भी जो लोग क्लास 9 में पढ़ रहे हैं उनको वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, और शुरू से वेक्टर पढ़ा रहा हूँ। इतना बड़ा चैप्टर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है? तो तुम लोगों को भी तब पढ़ाऊंगा जब क्लास 9 में तुम लोग आओगे। लेकिन अभी खाली थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि काइनेटिक्स बोर्ड पे सर जो लिखा है सर ग्रुप पे सर भेज दीजिए ना आप लोग। क्यों नहीं भेजेंगे? अरे क्या बात हो, पक्का आप लोग भेज देते हैं। सर 8 6 सोच कर होगा सर।
नहीं नहीं, देखो ये केस के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन देम। देखो एक वेक्टर, कोई वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, एंगल क्या है? ये और cos, यस, और cos 180 का वैल्यू होता है -1। यस, अब -1 कर दिए तो देखो क्या बच जाएगा? यहाँ पर क्या बच जाएगा? 100 माइनस 96 that is equal to 4 2 जो हुआ था वही नहीं हुआ है। अगर हम सेम फॉर्मूला इस केस के लिए अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 ये cos 90 इक्वल टू 0, that is equal to 1 cos 90 0 होता है, कोई 1 होता है, खा जाऊंगा उसका मैं, सीधा खा जाऊंगा कच्चा। cos 90 हो गया 0, हाँ जो 0 हो गया ये तो हो गया 100 दैट इज इक्वल टू 10। मतलब कोई भी केस में हम लोग निकाल सकते हैं रिजल्टेंट, है कि नहीं? मैं क्यों बताया? क्योंकि अगले ही क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, जहां पर वेलोसिटी को जोड़ना पड़ेगा। एक पार्टिकल के पास 2 वेलोसिटी है, 2 वेलोसिटी कैसे हुआ? क्योंकि मान लो कि कोई पानी में तैरते हुए जा रहा था, अपना वेलोसिटी था, पानी में करंट था, पानी में बहाव था, उसका अपना वेलोसिटी था, तो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी दोनों के लिए होगा। चिड़िया उड़ते हुए जा रही थी, हवा का विंड स्पीड एक डायरेक्शन में था, उसका रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा? 2 वेलोसिटी को जोड़ना होगा, है ना? 2 वेलोसिटी को जोड़ना होगा, तो सब वेलोसिटी को जोड़ के नेट वेलोसिटी क्या है निकालना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा केसेस में हमें 3 वेलोसिटी को जोड़ना पड़ सकता है। मान लो कोई बोट है, वो पानी में जा रहा है, पानी में करंट है, उसके चलते उसका एक वेलोसिटी है। जो बोट चला रहा है वो किसी दूसरे डायरेक्शन में चलाने की कोशिश कर रहा है, उसके चलते एक वेलोसिटी है। और जोर से हवा बह रहा है किसी तीसरे डायरेक्शन में, तीसरे डायरेक्शन में हवा बह रहा है, उसका नेट स्पीड कितना होगा? तो तीनों को जोड़ना है, तो वेक्टर को ये तो नंबर ऑफ वेक्टर को जोड़ने की बात भी आएगा। समझ में आया क्या? तो डोंट वरी, हम लोग 2 को जोड़ना आता है तो 3 को जोड़ना हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि अगर हमें A प्लस B प्लस C पूछा जाएगा तो हम पहले A और B को जोड़ देंगे, जो होगा उसके साथ C को जोड़ देंगे, बात एक ही हो गया ना, ठीक है ना? तो वी शैल लर्न ऑल दोस थिंग्स इन कोर्स ऑफ टाइम। समझ में आया? ठीक है। अभी मैं अगर आपको एक दो छोटे-छोटे चीज देता हूं तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? If vector A is equal to like this, vector B is equal to like this, then A plus B is, option दे रहा हूं, it is like this, like this, like this, like this, A B C, yes yes, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। E हाँ करो करो आप लोग करो, A is equal to like this and A plus B equal to like this, then B is, ऑप्शन दिया ही नहीं, उसको D बोलने लग गया हड़बड़ा के। A तो ठीक है, ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये है, A B C D, सर बी देखेंगे 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 क्या हो रहा है, आप लोग कोशिश करो। अच्छा A B C, क्वेश्चन नंबर 3,
here express one vector is sum of other two. Number 4. हो गया सही हाँ ठीक है। Find A plus B in terms of C and D। 4 क्वेश्चन आपको मैं दे दिया हूं सोचने के लिए, आपको सोच के बताना है। ये जो आपका क्लास है इसमें जो निकाले हम लोग, A दिया है B दिया है, हमें A प्लस B चाहिए, तो सिंपल सा था, क्या करना था, पहले A लेना था, फिर उसके साथ B का टेल को A का सर पे रख के B ड्रॉ करना था, तो फिर A का टेल से B का हेड तक होता है A प्लस B मतलब C। अब A दिया है, A प्लस B दिया है, हमें B निकालना है, नहीं A मुझे B निकालना है, तो सोचो ये हो गया A और A प्लस B है, A प्लस B कहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द टेल ऑफ A, तो ये हो गया A प्लस B, नहीं A प्लस B कहां खत्म होता है, एट द हेड ऑफ B, मतलब ये हो गया हेड ऑफ B। टेल ऑफ B कहां होता है, टेल ऑफ B होता है एट द हेड ऑफ A, यहाँ पे, मतलब B इज समथिंग लाइक दिस, तो आंसर हो गया B। हाँ हुआ था, बढ़िया ऋषिराज कर चुका है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 ABC में रिलेशन क्या है, कौन कौन देखो तो, यस देखो B के ऊपर A रखे हैं, तो B के हेड पे यस यस यस, तो हम कहेंगे B प्लस A इज इक्वल टू C। और रह गया आखिरी वाला नंबर 4, ये तो कोई नहीं किया होगा। नंबर 4 अच्छा, कौन सा वाला का एक्सप्लेनेशन चाहिए था, नंबर 3 का। 3 में देखो बेटा, ये है B, हाँ थोड़ा ध्यान से देखो तो B का हेड पे A का टेल को रख के खड़ा किए और B का टेल से A के हेड तक जोड़े, ये फॉर्मूला नहीं है क्या, B प्लस A का, B प्लस A निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ड्रॉ B, पुट द टेल ऑफ A on the head of B, then from the tail of B to the head of A you join, you get A plus B, है कि नहीं। अब देखो नंबर 4 में, नंबर 4 में मैं मनी मन से एक ऐसा वेक्टर लेता हूं, ये एक वेक्टर है, मनी मन से लिया कोई एक वेक्टर, चलो नाम दे दिए OP। अब क्या कहोगे देखो तो C और D, C के हेड पे रख के D को ड्रॉ किया गया है, OP इज नथिंग बट C प्लस D, और इधर से देखो तो OP सेम एज B प्लस A, OP सेम एज B प्लस A, मतलब A प्लस B जो है वो OP के बराबर है, बट दैट OP इज अगेन C प्लस D, मतलब A प्लस B एंड C प्लस D आर द सेम, A प्लस B एंड C प्लस D आर द सेम। क्या सबको समझ में आया? यस यस सर समझ में आया। यस सर। बढ़िया बढ़िया। छोटी सी जानकारी स्लोप के बारे में। स्लोप का मतलब है स्टिफनेस, ठीक है। जैसे हम कहेंगे मान लो कि ये कोई एक छत है, छत में चढ़ने के लिए किसी के घर में सीढ़ी है, कैसा सीढ़ी बना है, ऐसा स्लाइडर है, ठीक है, इसके ऊपर चढ़ के जाना है ये। और किसी दूसरे के घर में वही घर है लेकिन
यहाँ पर जो स्लाइडर है, आप मान लो कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक प्लेटफॉर्म से दूसरा प्लेटफॉर्म जाने के लिए आपका व्हील ब्रेक को लेके खींचते हुए चढ़ोगे ऊपर, तो एक जगह ऐसे दिया है, दूसरी जगह ऐसे दिया है, ठीक है, दूसरी जगह कैसे दिया है, ऐसे। तो बताओ कौन सा केस में नीचे से चढ़ के ऊपर जाने के लिए आपको ज्यादा डिफिकल्ट होगा? पहला केस में तो हम क्या कहते हैं, हम तो फिर हम समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जबरदस्ती वो ट्रॉली बैग को खींचते हुए चढ़ते हैं, गवर्नमेंट को गाली करते, देखो कितनी ज्यादा स्टीप बनाया। नहीं, मेट्रो में जाओ तो कितना मस्त, बहुत कम स्टीपनेस का रहता है, स्लोप काफी कम रहता है। ये जो है कि कितना आगे जाने से आपका हाइट कितना बढ़ रहा है, दैट measurement is called slope. What is slope? Slope is change in height by change in horizontal length. समझ में आया क्या? Change in height by change in horizontal length. यहाँ पर देखो, मान लो कि ये 2 मीटर है, यहाँ पर 2 मीटर जाओ तो हाइट कितना बढ़ा है, थोड़ा सा, यहाँ पर 2 मीटर जाओ तो हाइट इतना ज्यादा बढ़ा है। सो स्लोप का आप लोग वो वीडियो को देख लेना बढ़िया से। स्लोप का पहला डेफिनेशन आया, क्या है? इट इज चेंज इन हाइट बाय चेंज इन डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब ये चेंज इन हाइट हो सकता है कि इंक्रीज इन हाइट, हो सकता है डिक्रीज इन हाइट। अकॉर्डिंगली स्लोप विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इट इज पॉजिटिव फॉर इंक्रीज इन हाइट एंड नेगेटिव फॉर डिक्रीज इन हाइट। थोड़ा ध्यान से दोनों फिगर को देखिए। ऐसा कोई ऐसा फिगर है जिसमें क्या दिया है, ऐसा दिया है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया है। दूसरा फिगर है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया है। तीसरा फिगर है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया है। नाउ इस केस में जब आप यहां से यहां पर जा रहे हो, आपका हाइट बढ़ रहा है, ये बढ़ गया हाइट, तो इसका स्लोप को क्या कहेंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। यहाँ पर जब हम यहाँ से यहाँ पर गए हैं, जब यहाँ से यहाँ पर गए हैं, हाइट में कोई बदलाव नहीं आया, जितने हाइट में थे वही हाइट में है, जीरो। यहाँ पर जब ये यहाँ से यहाँ पर गए हैं, हाइट कम हो गया है, नेगेटिव स्लोप। ये नेगेटिव स्लोप, स्लोप इज नेगेटिव, पॉजिटिव स्लोप इज जीरो, स्लोप इज नेगेटिव। कहने का मतलब हुआ स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, हाउ वी मेजर द स्लोप? स्लोप कैसे मेजर करेंगे? ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में हम बताना चाहते हैं हाउ टू मेजर द स्लोप। सपोजिंग हम कहेंगे ये कोई एक लाइन है, ये लाइन का स्लोप कितना है? हम देखेंगे कि जब ये यहां से यहां तक गया तो हाइट गया इतना, दिस इज द हाइट। सपोज ओपी, कोई पार्टिकल ओपी रास्ते में जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब ओ से ए तक गया, उसका हाइट ए बी हो गया था। When a और स्लोप ऑफ लाइन OP is equal to change in height when displacement along x-axis is OA
divided by displacement along x-axis. That is, जब ये यहाँ से OA गया x एक्सिस में, उसका हाइट में कितना बदलाव आया है? नीचे से इतना ऊपर तक आ गया है बाय OA। अभी थोड़ा देखो तो ये हो गया AB बाई OA, मतलब स्लोप क्या हो गया? इस लाइन का स्लोप क्या है? AB बाई OA। अगर हम ये एंगल को थीटा कहते हैं तो इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेन्यूज, tan थीटा। यस, तो किसी भी एक लाइन का स्लोप हो गया tan थीटा। तो क्या लॉजिक रहा? स्लोप ऑफ ए लाइन is equal to tan theta, where theta is angle made by the line. So what if written after the change in height when displacement along x-axis is OA. Theta is the angle made by the line with x-axis. समझ में आया? तो कोई भी एक लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? बाय tan। सर ये वाला भी सर थोड़ा फोटो भेज दीजिए ना। हाँ, क्यों नहीं भेजेंगे? तो एक चीज समझ में आया कि कोई लाइन का स्लोप हमें निकालना है तो हमें देखना है tan थीटा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा देखिए, ये कोई एक लाइन की जगह मान लो किसी कर्व का लेंगे। अच्छा सोचो तो, अगर हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक लाइन है और ये लाइन दिखने में कुछ ऐसा है, ठीक है, इसका स्लोप कितना है? तो क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा ये लाइन ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है। मान लो कि थीटा एंगल कर रहा है, तो इसका स्लोप हुआ tan थीटा। अगर ये पॉइंट में देखेंगे कितना एंगल कर रहा है? अरे ये पॉइंट में अगर थीटा कर रहा है तो इसका मतलब हुआ slope of a line at any point is the same. Remains same at every point. Yes, slope of a line is same at every point on it. Every point on it. इसके ऊपर हर एक पॉइंट में स्लोप बराबर है। तीसरा, how to find slope of a line? Slope of a line joining x1 y1 to x2 y2। अब x1 y1 कोई एक पॉइंट है, x2 y2 कोई एक पॉइंट है, x1 y1 एंड x2 y2, x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करता हुआ कोई पॉइंट। अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो हम कहेंगे ये लाइन का स्लोप क्या है? ये कौन सा पॉइंट है? x2 y2, ये x1 y1। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दिस लेंथ? X1. अच्छा, व्हाट इज दिस लेंथ? x2 X2. तो व्हाट इज दिस लेंथ? x2 minus X2 minus X1. फाइन, बढ़िया। x2 minus x1। ये कौन सा है? y1। ये कौन सा है? y2 y2। तो ये कितना हो गया? Y2 minus Y1. हमें चाहिए, Y2 minus Y1 by X2 minus X1. हमें तो स्लोप चाहिए था। x2 minus x1। सपोज ये एंगल थीटा है, तो स्लोप क्या हो गया? tan थीटा। tan थीटा क्या हो गया? दिस लेंथ बाय दिस लेंथ। बट व्हाट इज दिस लेंथ? दिस लेंथ इज y2 minus y1 बाय ये लेंथ कितना है? x2 minus। So for a line joining x1 y1 and x2 y2, the slope is given by y2 minus y1 by x2 minus x1।
ये चीज भी समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये चीज भी आपको समझ में आ गया। बीट नंबर नेक्स्ट। हाँ, तो इसमें क्या देखें कि अगर 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 दिए तो उनका स्लोप, और हमें क्या मालूम है कि सपोज हम कहेंगे ये कोई एक लाइन है, इसके ऊपर सपोज ए बी सी 3 पॉइंट है, तो आप जानते हो कि स्लोप ऑफ द लाइन एट ए इज मोर और एट बी इज मोर और सी इज मोर। कहां पे स्लोप ज्यादा है लाइन का? ABC तीनों इक्वल है। Sir, equal. यस। तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ ए बी इज सेम एज स्लोप ऑफ BC। अगर A का कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, B का दिया है x2 y2, C का दिया है x3 y3, तो हम क्या कह सकते हैं? AB का स्लोप मतलब y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू BC का स्लोप y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2, है ना? ठीक है, ये चीज x3 माइनस x2 समझ में आया? ये बात है। अब असली चीज तो ये है कि 3 पॉइंट अगर आपको दिए गए हैं, वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं? जैसे हम कहेंगे दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, इफ यू जॉइन देम, are they lying in the same straight line? No, they are lying in different straight line. तो कोई भी 3 पॉइंट आपको दिया गया, वो सेम स्ट्रेट लाइन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे जानने के लिए तरीका क्या हुआ? किसी भी 2 को लेके स्लोप निकालो, बाकी 2 को लेके स्लोप निकालो, स्लोप बराबर होना जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या याद रखेंगे इसमें से? x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are 3 points lying along the same straight line if y2 minus y1 by x2 minus x1 is equal to y3 minus y2 by x3 minus x2। ये चेक करने का आसान हो गया तरीका। लास्ट हो गया, कोई स्ट्रेट लाइन है तो हम एंगल पता कर लेते हैं, लेकिन कोई कर्व है तो क्या करेंगे? तो देखेंगे इसमें, Tangent draw करेंगे। ये देखा, सब कुछ मालूम है। स्लोप ऑफ ए कर्व कैसे पता करना है? मान लो कि हमारे पास कोई एक कर्व है, देखने में ऐसा है, ये कर्व का ये पॉइंट में स्लोप पता करना है। टू नो द स्लोप ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट हमें क्या करना चाहिए? इसको एक टेंजेंट ए से ड्रॉ करेंगे, एंड व्हाटएवर एंगल इट इज मेकिंग हियर दैट इज द स्लोप हियर। स्लोप ऑफ द कर्व एट P इज इक्वल टू tan थीटा। जिस कर्व का ये कर्व है, ये कर्व का स्लोप चाहिए, तो यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, देख लो, वी ड्रॉ ए टेंजेंट, एंड वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कुछ थीटा एंगल कर रहा है। समझ में आया? अब सोचो और बताओ कि ये कोई एक कर्व है, आपको बताना है ऐसा कोई एक कर्व का स्लोप ए में ज्यादा है कि बी में ज्यादा है? जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, स्लोप एट ए इज मोर और स्लोप एट बी इज मोर, कौन ज्यादा है? क्योंकि ए में स्लोप जानने के लिए ए में हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज मेकिंग सम एंगल tan थीटा 1, और यहाँ पर ये ज्यादा एंगल करेगा थीटा 2। ये दिख रहा है कि स्लोप ज्यादा है, यहाँ पे ये स्लोप कम है, तो आंसर क्या हो गया? दिस इज लुकिंग मोर स्टीप, दिस इज लुकिंग लेस स्टीप, तो आप कहोगे tan थीटा 1 इज लेस देन tan थीटा 2, तो स्लोप इज मोर एट बी। क्या ये
चीजें सबको समझ में आया? यस सर। यस, चीजें सबको समझ में आ गया। स्लोप का एक छोटा सा आइडिया सा मैं बना दिया हूं, आप लोग उसको देख लो।